हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया के 2 2 नाम ऐसे हैं जो वर्ल्ड जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं, उनमें उनका नाम आता है। अडानी और अंबानी काफ़ी बड़े ग्रुप्स को ये लीड करते हैं। लेकिन एक तो बीच में कोई इनके एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक क्लैशेस चलते हैं जो बड़े बिज़नेस मैन होते हैं, उनके दरमियान। लेकिन एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे शो में, वो ये है कि जो अमीर तरीन लोगों की लिस्ट होती है, उसमें अब एशियंस ज़्यादा आ रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग मतलब दिन-ब-दिन उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसी चीज़ हो गई कि ये चीज़ अब आहिस्ता-आहिस्ता से यूएस के हाथ से निकलती जा रही है, यूके के हाथ से या यूरोपियंस के हाथ से, ये निकलते हुए एशियंस के हाथ में ये चीज़ आ रही है। इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत पीर साहब। सुमीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सुमित भाई, एक तो ये बताइएगा कि मतलब अडानी और मुकेश अंबानी साहब काफ़ी फ़ेमस हैं। पाकिस्तान में भी अगर कोई बात कर रहा होता है तो अक्सर ये कहते हैं, यार कौन से मुकेश अंबानी हो, कौन से ये हो। मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, क्योंकि पैसा बहुत है ना, मतलब टॉप 5 में या टॉप 10 में जो बंदा आता है वो पूरी दुनिया में 6 अरब की पॉपुलेशन में, तो यकीनन बहुत बहुत लंबे पैसे होते हैं उन लोगों के पास। अच्छा, एक तो थोड़ा-सा ये बताइए कि ये मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि अब ये रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट है, ये उस डेवलप्ड कंट्रीज़ से आ रही है हमारी एशिया की तरफ। क्या है इसके पीछे? रीज़न क्या है? मेहनत ज़्यादा हो रही है, ये लोग तगड़े ज़्यादा हैं या कुछ और रीज़न्स हैं? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा आपने। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स पे तो रोज बात होती रहती है। देखिए फगर भाई, अगर आपको याद हो, आप ही के एक शो पे मैंने शायद 1-2 साल पहले मैंने बोला था कि एक टाइम था गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे अमीर होते थे। मैंने आपको यही बोला, देखिए यस। फगर भाई, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसकी यूटिलिटी हो सकती है, इसका आइडिया है, उसका टाइम आया है, बट उसका टाइम अनलिमिटेड नहीं है। अगर आप देखिए ज़करबर्ग की वेल्थ दिन-ब-दिन घट रही है, राइट? अगर आप देखेंगे कि गूगल में अब वो बात नहीं रही, फेसबुक की अब बात है, जो जो एक टाइम था ना, टेक बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स की वैल्यूएशन वगैरह सब बहुत आसमान छू रही थी। अगर आप 3 चीज़ों को देखें, यहाँ 3 चीज़, अगर वर्ल्ड के 3 रिचेस्ट मैन देखें, नंबर 1 है टेस्ला, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क लाए है रेवोल्यूशन गाड़ी। वो गाड़ी जो पेट्रोल, डीज़ल से हट के एक नई चीज़, एक पॉल्यूशन को कम करती है, इंजन लाइफ बहुत ज़्यादा है। एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसकी नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, दुनिया में ज़रूरत है। ठीक है हुँ, सर? दूसरे जेफ बेज़ोस, उनके कई सारे बिज़नेस है, उनमें एक अमेज़न भी बिल्कुल, आता है। अमेज़न, आपको पता है कि आपके छोटे से छोटे कारीगर का सामान आपके घर तक लाने का काम करती है हर कंट्री में। एक डेफिनिट बिल्कुल। वैल्यू एडिशन है। ये भी हर एक की ज़रूरत है। ये आइडिया नहीं है, ज़रूरत है। टेस्ला ज़रूरत है, ईवी ज़रूरत है, अमेज़न की ज़रूरत है। और आप देखिए अदानी साहब, अदानी साहब थर्ड रिचेस्ट हैं। अराउंड $121 बिलियन इनकी नेट वर्थ है, अभी जो देखा था। और जेफ बेज़ोस से केवल $17 बिलियन पीछे। और जिस जो हिसाब इनका ग्रोथ का रहा है, आई कैन टेल यू वेरी सून ही विल ओवरटेक जेफ बेज़ोस एज़ द सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आप मोटा-मोटा बात करें आज फखर भाई, इनकी नेटवर्थ मुकेश अंबानी जी से डबल है। कारण क्या है? कारण ये अदानी साहब का मेन फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जिनकी ज़रूरत है। अपन इन तीनों आदमियों में एक कॉमन बात है, ये उस चीज़ पे काम करें जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत पूरी ह्यूमैनिटी को है, जिसका टाइम आ गया। वहाँ जो पहले बिलियनियर्स थे, उनका आइडिया था इस ऐसी चीज़ पे काम करो, एक आइडिया। देखिए फेसबुक एक आइडिया है, ट्विटर एक आइडिया है, या किस कोई और चीज़ हम आज उसकी बात करें, किसी और, गूगल भी एक आइडिया, सर्च इंजन है। बट मैं ये नहीं कहता उनकी ज़रूरत नहीं है, बट उनकी हुँ, ज़रूरत मैं आज एक कार से कंपेयर करूँ, उनकी ज़रूरत मैं आज एक पोर्ट्स, जैसे अदानी साहब के कई सारे पोर्ट्स का बिज़नेस है। अगर हमें देखिए, लास्ट ईयर हमने करीब $450 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। अब हमारा प्लान है कि भाई हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है। हमें पोर्ट इंडिया में भी चाहिए, हमें पोर्ट आउट ऑफ इंडिया भी चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है। कुछ हमारे पास 177 पोर्ट हैं अभी जो ऑपरेशनल है, छोटे-बड़े, हमें और इनको बढ़ाना है। अब ये मेगा प्रोजेक्ट्स है। अब हमें ईरान में पोर्ट लगाना है। अब हमें हुँ, श्रीलंका में पोर्ट लगाना है। ये हज़ारों करोड़ों का खेल है और ये ज़रूरत है फ़खर भाई। ये आइडिया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, एक आप आज से याद होगा, 8-10 साल पहले एक उरकुट आया था। उरकुट गया। अब फेसबुक का मेटा कर दिया, तब भी श्रिंक हो रहा है। लाइक व्हाट्सएप जैसी 50 यूटिलिटी आज की डेट में आ गई। क्योंकि आखिरकार है तो सॉफ्टवेयर। जी। सॉफ्टवेयर को रेप्लिकेट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। हाँ, एक टाइम में आप बादशाह रहोगे, बट आप उसको एक पोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। आप उसको एक शिपिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। हुँ, तो ये लोगों का जो फोकस रहा है, ये रहा है यूटिलिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी।
और जो जी, उसकी चेंजेस नीडेड है उसको अडॉप्ट करे। दुनिया में ज़रूरत किस चीज़ की है, इनका जी, एक सॉलिड वैल्यूएशन कहूँगा मैं। एक होता है कि भाई आपने एक आईपीएल बनाया, उसका अपना वैल्यूएशन होता है, मैं डिनाई नहीं करता। पर जी, एक कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड वैल्यूएशन। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ फगर भाई, एक रिमोट है, बट ये रिमोट एक सॉलिड चीज़ है, राइट? जी, आप देखिए, जो हमारे ये मोस्टली आईटी-वाईटी में वैल्यूएशन पे चलते हैं। भाई जी, नेटवर्थ इतनी बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, बट एक सॉलिड चीज़ की और एक कॉन्सेप्ट का लॉन्ग रन में एक लड़ाई थी। और मेरा हमेशा ये मानना था सॉलिड चीज़ें, सॉलिड वैल्यू एडिशन विल टेक ओवर द एनहांस्ड और द परसीव्ड वैल्यू जी, एडिशन जी, ऑफ जी। अ लॉट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ये पहली बात है। अब ये हुँ, एशिया क्यों आ रहा है? अब देखिए फ़खर भाई, अगर आप इंडिया में देखिए, सबसे बड़ा रिटेल अभी इंडिया में है, ठीक जी, है? सबसे बड़ा मार्केट अभी इंडिया का, इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज़्यादा हमने यूके को भी ओवरटेक कर लिया है, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, और अभी $250 बिलियन डॉलर से आगे गए, कोई छोटा-मोटा मतलब आगे नहीं गए। तो जी, अगर आप इसको देखिए, अगर आप एजुकेशन को देखें, रिटेल को देखें, अभी इंडिया में क्या चाहिए? इंडिया में चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और आने वाले 50 से 100 साल तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिविडेंड्स देगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन डिविडेंड आपके साथ है, आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप में जो एजुकेशन लेवल है वो अच्छा जी। है, गवर्नमेंट की फ्रेंडली है। अभी देखिए मैं आपको बताऊँ, सेमीकंडक्टर में हमने करीब, पीछे हमने बात की थी, $13 बिलियन से हुँ, $23 बिलियन हम लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन सेमीकंडक्टर आ गया फ़खर भाई, करीब-करीब 300 से $400 बिलियन का तो केवल सेमीकंडक्टर है, एक प्रोडक्ट। जी, और ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा। अब एक सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने में $20 बिलियन लगता है। मतलब इट इज़ द मिनिमम अमाउंट यू नीड फॉर अ सेमीकंडक्टर जी, प्लांट। 1 लाख लोगों को नौकरी देता लगभग-लगभग एक बड़ा प्लांट। जी, तो मेरे कहने का मतलब है, ये सॉलिड वैल्यू एडिशन और इसकी दुनिया को ज़रूरत है। जी, और ये जो इस चीज़ को पकड़ रहा है, मुकेश अंबानी जी के भी अगर आप देखेंगे, मोस्टली बिज़नेसेस ऐसे ही है। जियो सबसे बड़ा स्टार्टअप था, राइट? बिल्कुल। और सबसे एक मतलब करीब $25 बिलियन लगाए थे, तो सब मोस्ट एक्सपेंसिव स्टार्टअप था। पर इसमें एक खसूसियत है फ़खर भाई, ये ऐसा स्टार्टअप है जो प्रॉफिटेबल है। आपने देखा हो बाकी स्टार्टअपों की वैल्यूएशन तो आपको आसमान छूती नज़र आएगी, पर प्रॉफिट नहीं दिखेगा 90% ऑफ द केसेस में। ये प्रॉफिटेबल करके जी, दिखाया है उन्होंने। अच्छा, जियो क्या है? अगेन यूटिलिटी प्रोडक्ट। जियो आपको भी चाहिए, हुँ। मेरे को भी चाहिए, हर एक को चाहिए। जियो होगा तो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आएगा, आपका जनधन, आधार और मोबाइल, जिसे हम जैम कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट चलेगा। डिजिटाइजेशन होगी, रिमोट एजुकेशन। एक तो अभी मैं एक आप बात कर रहे हैं लेकिन क्योंकि आजकल स्टारलिंक बड़ा छाया हुआ है पूरी दुनिया में, एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा टेस्ला भी है लेकिन आजकल स्टारलिंक शायद ज़्यादा वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसमें मुझे मतलब एक बात सुनने को आ रही थी कि टी मोबाइल्स के साथ उन्होंने यूएस में एक जॉइंट वेंचर किया है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन इंडिया क्योंकि एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा रीजन है, तो गालिबन जियो के साथ उनका कोई शायद बन रहा है और इन फ्यूचर लेकिन जियो कह रहा है कि हम अपने तौर पे भी 5G और शायद सैटेलाइट का कोई अपना सिस्टम भी लगा रहे हैं। क्योंकि इस पे आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा-सा आपसे ये जी, पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर भाई मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले जाऊँ इस सवाल में, 2004 की बात कर रहा हूँ, 5 की। मैं साइप्रस में काम करता था, साइप्रस टेलीकॉम में। जी। तब 1 एमबी ऑफ डाटा, 1 एमबी, जीबी की बात नहीं कर रहा, 1 एमबी ऑफ एमबी डाटा एमबी जी। या ओवर सैटेलाइट इन अफ्रीका वाज़ सोल्ड एट $5। ओह हो! $5 में 1 एमबी डाटा हम लोग अफ्रीका के ऊपर देते थे, ओवर राइट, सैटेलाइट। आज आप देखिए बैंडविड्थ की प्राइसेस नीचे-नीचे बिल्कुल रॉक बॉटम हो गई है। अब तो लगभग इंडिया में तो फ्री चलता है। मतलब मैं तो इसको सही, पैसे माँगूँगा ही नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल। सेवा कर रहे हैं लोग। अब ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ बिकॉज़ टेक्नोलॉजी बढ़ी है, सैटेलाइट्स की भी कैपेसिटी बढ़ी है। पहले जियो सैटेलाइट्स थे, फिर मियो सैटेलाइट्स आए, फिर लियो सैटेलाइट्स आए। फिर सैटेलाइट्स आए जिनमें ट्रांसपॉन्डर बहुत ज़्यादा लगे, लो ऑर्बिट जी, रहते हैं, लाइफ कम है जी पर बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ हैंडल कर पाते हैं। स्पेस एक्स ऐसी टेक्नोलॉजी में एक एनहांसमेंट है। वो कहते हैं कि सैटेलाइट पे अगर आप कुछ भी चलाएँगे, एक तो उसमें डिले आएगा और उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है, टेरेस्ट्रियल से बहुत ज़्यादा आता है। टेरेस्ट्रियल में डिले होता है 25 मिलीसेकंड, सैटेलाइट में होता है 750 मिलीसेकंड। ये एक रूल है, जो कई बार जो सैटेलाइट जब हम ट्रांसमिशन चलाते हैं, तो कई बार टाइम आता है। देखिए वॉइस पहले आती है, शक्ल पहले आती है, बिकॉज़ वो ट्रांसमिशन सिंक सैटेलाइट जैसे नहीं होता। और सैटेलाइट डबल हॉप चलता है। यूजुअली टीडीएमए टेक्नोलॉजी होती है, जिस पे ये चलता है, या जी, जी। एमएफ-टीडीएमए होता है, टीडीएमए, जी, कई जी। सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो लियो सैटेलाइट्स थे, जो नीचे होते, उनमें डिले कम है और उनको यूज़ किया गया कि यार इनको ना यूज़ किया जाए। पहले क्या होता था फ़खर भाई, बीएससी और बीटीएस। बीएससी वो होता है जब आप फ़ोन मिलाते हैं तो एक बीएससी में वो कनेक्ट होता है। बीएससी वो सॉरी बीटीएस में होता है, बीटीएस, बीएससी फिर एमएससी होता है, मास्टर स्विचिंग सेंटर। इनमें जो कनेक्टिविटी होती थी रूरल एरियाज़ में, ये सैटेलाइट पे होती थी। और बहुत सी कंट्रीज़, मुझे याद है मैं एक बार मालदीव्स गया था, तो इनकमिंग कॉल करीब ₹200 पर मिनट थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि हुँ, वो आती थी सैटेलाइट से। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल।
ये अब इस चीज़ को ये पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आपको हर जगह ले तो जाता था, पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। अब ऐसा है कि क्या सैटेलाइट टेलीफ़ोनी है, इन इन सैटेलाइट्स को यूज़ते हुए क्या सस्ते में ऑप्शन है? तो इसीलिए अंबानी साहब से बात कर रहे थे, जबकि मुकेश अंबानी जी का जियो हर जगह जाता, पर कुछ भी पॉकेट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एनएफएस, नॉन फिजिबल एरिया, जहाँ कवरेज पॉसिबल नहीं है। पहाड़ है, दूर का गाँव है, जी, देखिए जी। पहाड़ हिमाचल के गाँव, ऊपर पहाड़ पे गाँव, उसको भी कनेक्टिविटी देनी है। वहाँ जी, तक फाइबर लेना, ये लेना बहुत महँगा पड़ता, तो सैटेलाइट उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता। और मिलिट्री कम्युनिकेशन में तो खैर सैटेलाइट होता है, यूज़ होता ही होता है। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया, अब अंबानी जी का ये कहना था, भाई हम हो सकता है या तो आप आपसे टाई अप कर लें, या हम अपने ही सैटेलाइट लगाएँ, क्योंकि जो मैं हाँ, जानता हूँ अंबानी जी का जो माइंडसेट है, जो उनके पिताजी ने उनको समझाया था कि हर चीज़ अपनी लगाओ। मैं ज़बरदस्त। 99% ये सोचना है कि अंबानी जी विल लॉन्च हिज़ ओन सैटेलाइट, क्योंकि उनके पास पैसे ओह! की कोई कमी नहीं है, अपना बिल्कुल। सैटेलाइट लगाएँगे, अपना कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना फ़खर भाई, जिस दिन बिज़नेस बढ़ गया, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो आपका कॉम्पिटिटर होता है, उसके दिमाग में आइडिया था, यार मैं ये खुद ना क्यों ना कर लूँ? एग्ज़ैक्टली। ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। आज भी देखिए, मैं आपको एक और डाटा बताऊँगा जो आप देख के थोड़ा हैरान होंगे। इंडिया का इसरो जो नंबर 4th रेटिंग आती है दुनिया में। रॉकेट लॉन्च करने में 104 सैटेलाइट हमने एक रॉकेट में लॉन्च की, तो उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। चीपेस्ट लॉन्चेस हम करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट लॉन्चेस हम करते हैं, पर एक प्रॉब्लम है सर हमारी। जी। इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 104 सैटेलाइट इसरो वालों ने लॉन्च की, ये सच है क्या? उससे जब बोला हाँ सच है, बोला ये नासा वाले क्या कर रहे हैं भाई? काहे के पैसे मिल रहे हैं इनको? हुँ। ही हुँ, वाज़ हुँ। शाउटिंग एट नासा, आप क्या कर रहे हुँ। हैं? बट आप अब बोलोगे बहुत बड़ा सेटअप है नासा के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। बजट में कोई कंपैरिज़न नहीं है। फ़खर भाई वहाँ 30 बिलियन का बजट है, यहाँ तो पीनट्स का बजट है। एग्री, तो एग्री अब बिल्कुल। उन्होंने बोला भाई कि ये पॉसिबल है। अब हमारी दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारी ये है, जितनी हमारा यूज़ है, उतने हमारे सैटेलाइट्स अब भी हम ट्रांसपोंडर स्पेस किसी इधर-उधर के हुँ। सैटेलाइटों से दूसरे कंट्रीज़ से फिर मतलब लेनी पड़ती है। क्यों? ओके। क्योंकि हम इतने सैटेलाइट ऊपर डाल ही नहीं पा रहे अभी, जो सारी ज़रूरत हुँ। पूरी करें। तो मुझे स्पेस में। जो दिखता है, अंबानी जी को ये मार्केट सेगमेंट ज़रूर दिख रहा है। वो इलॉन मस्क से टाई अप नहीं करेंगे, और इलॉन मस्क को भी ये दिख रहा है। और इसमें आपको एक थोड़ा-सा टेक्निकल जा रहा हूँ, जी, इसमें जी। एक चीज़ होती है एक्स बैंड फ्रीक्वेंसीज़। एक्स बैंड फ्रीक्वेंसीज़ मान लीजिए सोने की खान होती है। इसमें इंडिया में एक स्कैम भी हुआ था, देवास करके एक बड़ा स्कैम हुआ था, काफ़ी जी, जी। सारा उसमें सब आपने सुना होगा, देवास-वेवास सब कुछ जी, एक्स जी। फ्रीक्वेंसीज़ को लेके था। ये जो एक्स बैंड और एस बैंड होता है, एक्स बैंड और एस बैंड फ्रीक्वेंसीज़, ये सोने की खान होती है। तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब इलॉन मस्क की जो नज़र है उस पे है, और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप चाहेंगे कि आपका कोई अपना ही इसको चलाए, एक इंडियन कंपनी इसको चलाए। तो मेरे हुँ। को जहाँ तक ये जो आपके इशारा कर रहे हैं कि अंबानी जी कह रहे हैं अपना सैटेलाइट, तो अगर उनके सैटेलाइट होंगे कि कम्युनिकेशन चलेगा, डिपेंडेंस नहीं रहेगी, और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है, ये कुछ स्पेशल मिलिट्री यूज़ की आती है। तो इस पे भी आप सेलो डिपेंडेंस लाओगे, और जो हमारी ये किल्लत है सैटेलाइट्स को ऊपर डालने, हुँ। मतलब कमी नहीं है लॉन्च व्हीकल्स की, सैटेलाइट बना-बना के ऊपर डालने की, ऑर्बिटल जी, जी। स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्बिटल स्लॉट्स लेने की, जब ये मिल जाएगा, तो मुझे लगता है अंबानी जी का जो थॉट प्रोसेस होगा, मैं आई कैन नॉट प्रेडिक्ट हिम, बहुत बड़े हुँ। आदमी हैं, बट जो बिल्कुल। आई कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड, वो अपने सैटेलाइट अपने लिए नहीं लगाएँगे, बट ही माइट गेट इंटो दिस बिज़नेस ऑफ प्रोवाइडिंग सैटेलाइट एंड सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स टू पीपल इन इंडिया एंड एशिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो पढ़ी अभी कुछ दिन पहले, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि अडानी साहब जो हैं वो बड़े करीब हैं नरेंद्र मोदी जी के, और उसकी वजह से शायद उनके बिज़नेसेस को भी बहुत फ़ायदा होता है। इज़ इट ट्रू, या मतलब ठीक है, मैं एक हद तक ये बात मानता हूँ कि एशिया में हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में शायद वहाँ पे कम हो, लेकिन एशिया में ये चीज़ बहुत होती है। हमारे यहाँ मलिक रियाज़ साहब हैं, बड़े फ़ेमस, आपने नाम सुना होगा, बहरिया के जो ओनर हैं। तो वो यही करते हैं, कहते हैं कि जी ये सारे मतलब जितने भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई कोई भी आता है, बड़े-बड़े जो ओहदे होते हैं वहाँ पे, तो वो कहते हैं यार इनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाज़ खड़े होते हैं, जिसको जाना है कहीं पे बाहर जाना है पाकिस्तान के अंदर, तो वो अवेलेबल होता है। इस तरह लाज़मी-सी बात है, अडानी साहब तो, या फिर मुकेश अंबानी साहब के बेटे की या बेटी की शादी का मैं सुन रहा था, तो पता नहीं कहते कि एयरपोर्ट पे पता नहीं कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है वो आके रुक रही है, तो एक बहुत लार्ज स्केल है। तो ये वाक़ई यही वजह है, या मतलब अडानी साहब के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और बहुत तेज़ आदमी है और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना जानते हैं? देखिए, फ़खर भाई बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने, इसके 3-4 डायमेंशन है। पहली बात है, अगर आप इतने बड़े बिज़नेसमैन हो, तो आप इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो अगर आप पोर्ट बना रहे हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ संपर्क में रहेंगे।
जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ संपर्क में रहेंगे। तो जी, जी। जब आप इतना बड़े काम करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उन मिनिस्ट्रीज़ के साथ आप संपर्क में रहोगे क्योंकि इतने बड़ा काम केवल गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट मैं पोर्ट नहीं बना सकता। बिल्कुल, मेरे को पोर्ट की ज़रूरत है, राइट? एग्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आप जब आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स लाओगे तो गवर्नमेंट के साथ रहोगे। जैसे आपने जियो लाया, जियो में आपको लाइसेंस चाहिए, आपको 5G ला रहे, स्पेक्ट्रम के भी लाइसेंस कुछ हज़ारों हाँ, करोड़ में हमने ऑक्शन किए। तो इन सब करते-करते ये बड़े बिज़नेसमैन जो है कहीं न कहीं गवर्नमेंट में कहीं न कहीं मिनिस्ट्रीज़ के टच में रहते हैं। क्योंकि आप हज़ारों करोड़ अगर स्पेक्ट्रम के दे रहे हो, तो आप मिलोगे ना, आप बोलोगे भाई मेरी क्या गारंटी है, अब मेरे को आगे क्या मिलेगा? हाउ डू यू बिल्कुल। एश्योर मी कि जी आगे मेरा बिज़नेस चौपट नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ अगर आप आज एक बीओटी होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अगर आप एक फ्लाईओवर बनाते हो तो आप गवर्नमेंट से ये गारंटी लेते हो कि भाई 1, 2 या 5 किलोमीटर में आप दूसरा फ्लाईओवर नहीं बनाओगे क्योंकि मेरे को जो 10 साल में मेरा पैसा वापस मिलना वो कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट भी बोलता है ठीक जी, है आप 1000 करोड़ का फ्लाईओवर पे लगा रहे हो, हम 5 साल तक आस-पास कोई नया अप्रूवल नहीं देंगे, आप 5 साल में अपना पैसा निकालिए उसके बाद हम देंगे। तो जी। इस चलते-चलते ये लोग मतलब गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ के बड़े-बड़े लोग के संपर्क में आते हैं क्योंकि नेचर ऑफ बिज़नेस है ऐसा। हुँ, अब यहाँ जो मुद्दा है वो है करप्शन का। देखिए जी, करप्शन वाला कोई ऐसा काम नहीं है अगर आप बीजेपी के फंडिंग देखें, फंडिंग सब क्लियर है, सबसे बड़ा डोनर बीजेपी का टाटा है बाय द वे। सारा पैसा बीजेपी में 99 पॉइंट परसेंट पैसा जो है, वो बाय चेक आता है, बाय पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस आता है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट देते हैं और खुलेआम ये चीज़ है। और ये डिक्लेयर भी करते हैं कि भाई कहाँ से जी। पैसा आया, कितना आया, क्या आया। तो अब मोदी जी को देखिए जहाज़ों-वहाज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, उनके पास बहुत हाँ, जहाज़ बिल्कुल वो तो ख़ैर मसला नहीं है। वो और जो मुकेश अंबानी जी की अभी बेटे और बेटी की शादी हुई थी, तो उसमें फ़खर भाई मोदी जी नहीं गए थे। ये बॉलीवुड के सितारे नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं उसकी बात नहीं कर हाँ, रहा। ये मैंने ये हाँ, मैं ये बिल्कुल क्या मतलब उनको मैंने देखा था कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोगों को हिलरी बुलाया था क्लिंटन आई उन्होंने। थी हिलरी क्लिंटन आई थी, चैट बड़े लोग हैं, बड़ा रुतबा है इनका। बिल्कुल, बॉलीवुड के सारे स्टार-वटार आए थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, रतन टाटा बिल्कुल। जी गए थे, ये जी, सुनील मित्तल साहब गए थे, एयरटेल वाले सब गए थे। बट हाँ, ये जो है देखिए एक अगर आप देखिए अब हमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताऊँ, हमें हुँ, एक पोर्ट बनाना है श्रीलंका में, ठीक है साहब? जी, अब ये पोर्ट बनाने वाले हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो 1000, 2000, 5000 करोड़ का पोर्ट बना के हमें दे देंगे श्रीलंका में? बेशक, बिल्कुल। हार्डली 5 लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, हार्डली बिल्कुल, 5 लोग 10 लोग होंगे, बिल्कुल। तो उन 10 के 10 से बात की जाएगी। अब आप देखिए ये पार्टनरशिप है, ये कोलैबोरेशन है या करप्शन है? ये कोलैबोरेशन है, ये पार्टनरशिप है। हुँ, करप्शन होता है कि मैं आपका पत्ता काट के अपने दोस्त को दे दूँ, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। अगर अगर ये जो वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल जिसको हम बात करते हैं कोलंबो में, ये अडानी जी बना रहे हैं, इज़राइल में पोर्ट बना रहे हैं या कहीं बहुत बड़ा पोर्ट बनाना में मिडल ईस्ट में, ओमान में, राइट? तो अब वहाँ तो फ़खर भाई 10 5-8 लोग गिनती के होंगे जो ये काम कर जी। पाएँगे। वो मेरे मेरे जैसे आदमी की तो ख़ैर औकात के मैं तो सपने पे भी नहीं सोच सकता। तो अब उन आदमियों का एक्सेस मिनिस्ट्री में होगा, उन्हीं आदमियों का वो कहीं बोलेंगे जी हमें बताओ कि हम यहाँ इतना पैसा लगाए, आपकी पॉलिसी तो नहीं बदलेगी। कल को आप बोल दो जी हमने पॉलिसी बदल दी। ऐसा तो जी, नहीं होगा। हमारी गारंटी क्या अगर हम 5,000 10,000 करोड़ लगाए, हमारा रिटर्न क्या? तो एक गारंटी दी जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एमओयू होता है। अब कुछ लोग उसे तोड़-मोड़ के कहते हैं जी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनकी सेटिंग है, ये सब थॉट प्रोसेस है। फ़खर भाई 1 मिनट सोचिए, अगर आप जी, उनकी जगह हैं या मैं हूँ, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, आप नहीं पूछोगे यार मेरी गारंटी क्या है? मेरे इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? हाउ डू यू एश्योर मी एज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द डे दैट माय इंटरेस्ट विल नॉट गो इन ड्रेन? क्योंकि अगर एक बिल्कुल। प्रोजेक्ट खराब हो गया, पूरी सल्तनत टूट के गिर जाएगी। तो आप इतना बड़ा रिस्क भी तो ले रहे हैं। आप जाके एक ईरान में पोर्ट बनाते हैं, तो अगर भाई जी, ईरान का बिल्कुल। आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का अभी मुझे बताइए, वो ये नहीं पूछ रहा जो वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल है श्रीलंका हो गई दिवालिया, बैंकरप्ट। तो जो वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल में अदानी जी के पैसे लग रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका रिटर्न कहाँ से आएगा? जी, अगर ईश्वर ना करे कुछ गड़बड़ होती, कितने हज़ार या कितने 100 करोड़ का झटका अदानी जी को लगेगा, ये कोई नहीं देखेगा। नेटवर्थ जब बढ़ेगी, ये सब देखेंगे, हाँ, ये बड़ा अमीर जी, हो रहा है, ये जी मोदी के बहुत करीब हैं। बट ये जो रिस्क लेते हैं, ये जो ये पैसा लगाते हैं, ये जो दुनिया भर में इंटरेस्ट को कंट्री की प्रोटेक्ट करते हैं, वो जी, कोई नहीं देखेगा। अभी ये नहीं बोलेगा कि अदानी जी का जो वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल में जो झटका लग रहा है, मतलब कुछ 100 या कुछ हज़ार करोड़ का सट्टा उनका लगा। जी, अब आप उनसे पूछिए जो रात को वो सोते हैं, पता है कि ये एक 2 बिलियन डॉलर मेरे कल परसों डूब सकते हैं। सोचिए फ़खर भाई 2 बिलियन डॉलर मेरे डूब सकते हैं, जी। पूरा पीएनएल हिल जाएगा। बट जो आदमी ऐसे रिस्क लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो ऊपर आएँगे, उनका नाम होगा और वो सब बड़े लोगों के संपर्क में रहेंगे। बिना उसके ये हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा फ़खर भाई? ये हम लोग नहीं समझ पाते, ये कॉमन आदमी नहीं अच्छा
अच्छा सुमित जी एक चीज़ और है मतलब मैं इन्हीं के हवाले से पाकिस्तान का इंग्लिश न्यूज़पेपर है द न्यूज़ उनका एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टोरी की और बड़ी डिटेल्स दी हुई है यकीन करें बड़ा मज़ा आता मुझे उसको पढ़ते हुए कि जो अडानी साहब हैं इस वक़्त जो उनके पास एक कैपेसिटी है तो 24% जो कंट्रोल है उनके पास वो पोर्ट्स का है टोटल कंट्री का 43% कंटेनर जो ट्रैफिक है और 50% कार्गो पोर्ट जो है उसका रेवेन्यू ये मतलब अकेले अडानी साहब के कंट्रोल में है और शायद वो ये बता रहे हैं कि शायद 2030 तक इसमें मजीद एक्सपेंशन होगी और जो दो लोग उनसे पहले आगे हैं ये तो शायद बहुत जल्दी वो टेक ओवर कर लेंगे लेकिन उनका जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो मजीद बढ़ जाएगा तो आपको लगता है कि नेक्स्ट जो अभी इसके डिकेड के 2022 में हम चल रहे हैं नेक्स्ट 8 इयर्स में ऐसा होगा कि मतलब ये जो टॉप 10 है या टॉप 5 के लोग ये सारे के सारे इंडिया के होंगे या फिर इसी रीजन से बिलोंग करेंगे? देखिए, फ़खर भाई ये भी बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने, इससे डिपेंड करता है कि चाइना में क्या होता है, सारा डिपेंड करेगा चाइना पे। देखिए, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, जो चाइना की भी हालत है, जो वहाँ काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमी वगैरह जी, को बिल्कुल। अगर चाइना में दिक्कत आती है, तो यकीनन ये 10 के 10 लोग इंडिया के होंगे, यकीनन, तब तो 10 में से 8 ओके। इंडिया के होंगे। अगर नहीं आती, तब डिपेंड करता है। देखिए, अभी आप देखिए, आपने एक और बड़ी चीज़ आज हुई है, शायद आपने नोट नहीं की होगी। आज यूएस ने कह दिया, मतलब ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं है, जो मतलब क्या कहते हैं उन्हें, हाई टेक्नोलॉजी पेडेस्टल में जो हाई लेवल की चिप्स है, फेशियल रिकॉग्निशन वाली, हाई ग्राफिकल डाटा प्रोसेस करने वाली, जी। अमेरिकन कंपनीज़ को बोल दिया आप चाइना को वो दोगे नहीं। ये आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, पता नहीं ये मीडिया में आज पकड़ी नहीं सही, किसी ने। सही। तो ये जब खबर आई है, ये जो चिप्स आप अमेरिका को बोला है कि आप उनको दोगे नहीं, अब चाइना का एआई, चाइना का मेटाडाटा, चाइना का बिग डाटा, चाइना का हडूप, चाइना का फेशियल रिकॉग्निशन सारी ठप हो गई है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ फ़खर भाई, हुँ, यहाँ हमने चिप इंडस्ट्री का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। हुँ। राइट? तो अगर कल को ये होगा यार अगर हम ताइवान में नहीं बनाना या माइग्रेट करना तो कहाँ जाए? तो एक ज़मीन यहाँ तैयार है, एक ज़मीन यहाँ तैयार है। अब ये बड़े जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं, इसको आज यूएस डिपार्टमेंट कन्फर्म नहीं कर रहा, पर सब कंपनियों को ताइवान में देखिए यूएस की काफ़ी कंपनियाँ ताइवान से मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी। उनको ये बताया गया है H100 और एक और चिप 2 चिप्स और है जो खासकर, उनको आपको चाइना को नहीं देना। फ़खर भाई मैं आपको आज कह रहा हूँ अगर ये सच है और जहाँ तक मुझे लगता है सच है, क्योंकि मैं नज़र रखता हूँ इधर-उधर, अगर ये सच होगा, चाइना का जो टेक्नोलॉजी का अगर हम किला माने, तो उसकी मेन पिलर गिर गया आज, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पे आने के लिए आपको 20 से 30 साल लगेंगे हुँ, और तब तक ये टेक्नोलॉजी और कहीं पहुँच गई होगी। जो अमेरिकन्स हैं। तो ओके। अमेरिकन्स हैव नाउ स्टार्टेड चोकिंग चाइना टेक्नोलॉजिकली। अब मान लीजिए, अब इस चिप की इंडस्ट्री में कोई मान लीजिए टाटा आते हैं कल को, तो सडनली यू विल सी कि टाटाज़ हैव बिकम द अ डिफरेंट लीग ऑलटुगेदर। बाय द वे हुँ, टाटाज़ के बारे में एक चीज़ बताऊँ आपको, ये बताना ज़रूरी है। जी। टाटा वाले जो हैं, मुझे जो मेरा आइडिया है, जो वो आप टाटाज़ का नाम किसी अमीरों-अमीरों की लिस्ट में नहीं देखते होंगे, रतन टाटा का किसी का, नहीं देखते होंगे। बिल्कुल, कारण बताऊँ बिल्कुल। आपको भाई, जो पैसा आता है वो सारा जाता है टाटा सन्स में, एक ट्रस्ट है टाटा सन्स। उसमें से 90% प्रॉफिट 90% प्रॉफिट सर फिलैंथ्रोपी में जाता है। समाज सुधार, समाज कल्याण में जाता है। 10% प्रॉफिट जो कुछ पारसी परिवार है, शेयर होल्डर वगैरह है और ज़बरदस्त। उनको जाता है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट या कुछ 90% प्रॉफिट टाटाज़ का philanthropy में जाता है। They return 90% of what they earn back to the society in India and out of India. मैक्सिमम इंडिया में होता है। इसलिए ज़बरदस्त। आपको रतन टाटा जी का नाम कहीं नहीं दिखेगा और मैं आपको बताऊँ 2004-5 की बात थी, तब टाटा ग्रुप का टर्नओवर $105 बिलियन था। $105 बिलियन था, हुँ, 2004 की बात करो। टाटाज़ का नाम ज़बरदस्त। कहीं नहीं दिखेगा आपको। कारण क्या है? ये अपने पास कुछ नहीं रखते। अगर ये अपने पास रखे, इनसे बड़ा कोई नहीं है साहब। ये हर एक को ज़बरदस्त। उजाड़ देंगे। अच्छा बट टाइम हमारे पास खत्म है सुमित जी, खत्म कर रहा हूँ शो लेकिन एक चीज़ और भी है। हम जब अंग्रेज़ के बारे में सुनते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की कंपनीज़, उन्होंने भी ये किया है कि उन्होंने अपनी जो उनके पास पैसा था, वो चैरिटी में उन्होंने दे दिया। शायद 5 या 7% या मैक्सिमम 10% वो अपने पास उन्होंने छोड़ा और बाकी कहा कि यार ये मुख्तलिफ दुनिया के पाकिस्तान में भी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में भी चल रहे होंगे या फिर बाकी जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो जिनकी इकोनॉमीज़ वीक हैं, तो वहाँ पे वो अपना पैसा वो कहते हैं यार हमने बस कमा लिया और लगा लिया।
तो ये भी एक चीज़ बड़ी मतलब मुझे अच्छी बात है मतलब टाटा की आप बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रुप है और मतलब है ही हमारे नहीं यहाँ है। तो गाड़ियों पे फ़िल्मों-शिल्मों में मैं अक्सर देख रहा हूँ तो टाटा का बड़ा ज़िक्र भी होता है कि भई कौन साहब जो है वो टाटा के मालिक है भई। मतलब इस तरह का पाकिस्तान में तो बाटा है और कहते हैं गालिबन ये पार्टनर भी किसी ज़माने में पार्टीशन से पहले हुआ करते थे टाटा और बाटा। तो नो डाउट बड़ा ग्रुप है और बहुत बड़ा काम करे तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद फिर जो बाकी लोग हैं इसलिए भी वो नीचे आ रहे हैं। एक टाइम देखिए फ़खर भाई कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक टाइम टाटाज़ वर कंट्रोलिंग 1 और 2% ऑफ द इंडियन जीडीपी बहुत साल पहले की बात है। अब पता नहीं मुझे लेटेस्ट उनका नंबर कितना है ओके, मैंने देखा नहीं। राइट, पर राइट। एक बहुत बड़ी हसीयत और शख्सियत है। ये उनका आज का नहीं है, ये उनका शुरू से है। उनका सिंपल मानना है इस ज़मीन से जो आपको मिला है, आप इंसान हो, आपका पेट इतना-सा है। आप 3 रोटी बिल्कुल, खा सकते हो। यस, आप सोने की रोटी नहीं खा सकते। ये बिल्कुल, और वहाँ कोई बच्चा भूखा पेट सो रहा है, ये गलत है। कैंसर जो ज़बरदस्त, सबसे बड़ा इंडिया का आपने सुना होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है इंडिया का, वो ज़बरदस्त। उन्होंने लगाया। अभी हमारी एक माँ अमृता, उन्होंने फ़खर भाई एशिया का प्राइवेट सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में खोला, 2400 बेड, 65 ज़बरदस्त, ऑपरेशन थिएटर, शायद 60 या 70 मल्टी स्पेशलिटीज़ और जहाँ गेस्ट हाउस है उसमें 5000 कमरे हैं। च चार क्या 2000 बात! या 5000 कमरे हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फ्री है ये। ये क्या पैसे बात! कमाने के लिए नहीं खोला है। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर है फ़खर भाई, मेरा पर्सनल कहना है ये आपका पैसा हो ही नहीं सकता। आप उस हुँ, पैसे के केवल कस्टोडियन हो, गार्डियन हो, ये ऊपर वाले ने आपको दिया लोगों को देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपका पेट और इतना सा है यार, आप कितना खाओगे? हीरे की रोटी तो नहीं खाओगे ना, हीरा खाओगे तो मर जाओगे। हीरा खाओगे तो मर जाओगे। बिल्कुल, तो ये गेहूँ ही खाओगे, चावल ही खाओगे, बिल्कुल, हीरा नहीं खा सकते। बेशक, इस आदमी को ये समझ आ गया इसीलिए बिल गेट्स हो, वॉरेन बुफेट हो और टाटा तो शुरू से कर रहे हैं कि यार जो हमारी वेल्थ है बिल्कुल, 90% गरीबों के, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में लगाओ क्योंकि हमें तो इस ज़मीन से ही मिला है ना भाई। और एक दिन इस बेशक, ज़मीन में ही जाना, आप राख बन के जाओ या खाक बन के जाओ, जाना तो यही है। ज़बरदस्त, सच्चाई तो यही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिकंदर साहब जब मरा था ना उसके हाथ ताबूत से बाहर रखे थे ऐसे। हुँ। ये दुनिया को दिखाने के लिए सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है और आपकी हमारी औकात क्या? ये पूरी दुनिया के ऊपर बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात एंड पे और यही मतलब हमारे यहाँ ये बार-बार इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये हमारे जो अ, मलक रियाज़ साहब हैं उर्फ़ ठेकेदार। मतलब ये कहते हैं कि बहुत बड़े कहते हैं ये दस्तरख़्वान चलाते हैं, लेकिन क्या करते क्या हैं? लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़े करके उनको मार देते हैं गरीबों के और फिर कहते हैं यार मैं तो दस्तरख़्वान चला रहा हूँ, लोगों को मैं पेट भर के खाना दे रहा होता हूँ। ये कर मतलब इस तरह के ड्रामेबाज़ी अनफॉर्च्यूनेटली होती है। लेकिन जो टाटा वाले कर या और भी पाकिस्तान में जिस तरह ईदी साहब थे और इस तरह के और हाँ, जो ईदी लोग थे। साहब का अच्छा नाम था। नो डाउट अबाउट इट सर कि हम बड़ा एप्रिशिएट करते हैं और बिल्कुल, तो ये लोग थे जिन्होंने वाक़ई में हकीकत में मतलब जो लोग हैं उनको सर्व किया है और यकीनन उसका बदला उनको ज़रूर मिलेगा। वो कहीं पे भी होंगे तो वो ज़रूर उनको मिलेगा। मगर जी, भाई 2 चीज़ें एंड में कहूँगा। मेरा पर्सनली आई हैव अटमोस्ट रिगार्ड फॉर मिस्टर रतन टाटा। मतलब कभी मिलना नहीं हुआ उनसे, बहुत ज़्यादा रिगार्ड है ज़बरदस्त, मुझे उनका क्योंकि ज़बरदस्त। उनकी जो पर्सनैलिटी एंड यू नो ही इज़ अ बैचलर, कोई शादी-वादी नहीं की और अब भी एक अच्छा, छोटे से फ्लैट में रहते हैं। इतना बड़ा क्या खरगोपति बात! आदमी 2-3 बेडरूम के फ्लैट में अब भी रहता है ये। इसके बहुत पास बड़ी बात है। छोटी कोई मेंशन नहीं है। और दूसरी बात बताऊँ मैं माँ अमृता की बात कर रहा था, वो अब भी 10 लाख लोगों को रोज़ खाना खिलाती है। 10 लाख लोगों को ज़बरदस्त! मगर भाई। बहुत बड़ी बात है सर। मिलियन लोग और मैं तो बहुत कहता हूँ बड़ी इनकी किस्मत ऐसी हो पता नहीं क्या किस्मत दिखवा के लाए हैं कि इनके हाथ से इतना बड़ा काम हो रहा। हमारी तो यही गुज़ारिश है कभी हम ये काम करेंगे अगर हम ये इसका 1/10 भी कर पाए तो लब मानेंगे कि ये ज़िंदगी किसी काम आ गई, लाइफ इज़ बेशक। वर्थ लिविंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुमित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज एक अलग टॉपिक हमने व्यूअर्स डिस्कशन की और बड़ा मज़ा आया क्योंकि वाक़ई जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। इंडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और रशिया, अमेरिका, इस पे हमेशा बात होती रहती है। लेकिन थोड़ी-सी आज हटकर बात करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच सुमित जी आपके टाइम का एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फगर भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।